नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर था मैनेजमेंट, जिसका हमने मीनिंग या नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देखी थी कि मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, एक पर्सन के लिए मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध का एक परिचय समझते हैं। बेसिक हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहली लाइन जो आपको नज़र आ रही होगी, आपको लिखा दो या दो से अधिक का जोड़ना बंध कहलाता है। इस बंध के आगे संस्कृत का उपसर्ग प्र लगने से प्रबंध बनता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ देते हैं आप, तब एक बंध बनता है, और बंध के साथ में जब हम प्र को जोड़ते हैं तो प्रबंध होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध का प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव के विकास से जुड़ा हुआ है। मतलब जब से मानव डेवलप हुआ है, जैसे इंसान डेवलप हुआ, आप इस स्लाइड के माध्यम से देख भी सकते हो कि आपके पास जो एक मानव है, वो किस तरह से डेवलपमेंट किया उसने। सबसे पहले वो जंगलों में रहता था, धीरे धीरे उसने मतलब खाना बनाना स्टार्ट किया। पहले कच्चा मांस खाता था, फिर उसने आग की आविष्कार की, पहिए की आविष्कार की। धीरे धीरे आज की स्थिति में आप देख रहे हो तो एक बहुत वेल और डेवलप्ड पर्सन बन गया है। तो जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपका मैनेजमेंट भी उसके साथ में ही डेवलपमेंट हुआ है। आगे लिखा आपको, विश्व में मानव सभ्यता की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी की सभ्यता को ही माना जाता है। देखिए, ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट है और आपको इन पॉइंटों को थोड़ा सा पढ़ना होगा, समझना होगा कि विश्व में मानव सभ्यता की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता जो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता को ही माना जाता है, जिसे वर्तमान में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा की संस्कृति है। इन सबको ही हमने विश्व की पहली नगरीय जो सभ्यता है, मानव सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता को माना गया है। भारतीय औद्योगिक संस्थान खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के हाल ही में संपन्न किए शोध अध्ययन एवं विश्व प्रसिद्ध शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 8000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी और संभवतः इससे भी प्राचीन हो। देखिए, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता जो जिसके ऊपर अब काफ़ी रिसर्च हुआ है, हमारे कई हिस्ट्री जो इतिहासकार है उन्होंने भी इसके संदर्भ में बहुत कुछ चीज़ें लिखी है। और एक बहुत ही अच्छी और विश्व प्रसिद्ध शोध पत्रिका जो रिसर्च एक मैगजीन है नेचर, जिन्होंने 2016 में एक आर्टिकल या उन्होंने एक जो पॉइंट पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8000 वर्ष पूर्व है। मतलब ये 8000 पहले की एक सभ्यता है और हो सकता है इससे भी प्राचीन हो। भारतीय उपमहाद्वीप को सभ्यता की जननी कहा जाता है। भारत को आप जानते हो, आपने छोटी क्लासों में हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा है, तो भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है और भारत को उपमहाद्वीप की सभ्यता की जननी कहते हैं। मतलब हमारे भारत के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी इतिहास के पॉइंट जुड़े हुए हैं। मोहनजोदड़ो की बड़ी इमारतों में अन्नागार, कालीबंगा के नक्शीदार ईंटों का प्रयोग एवं प्राचीनतम बंदरगाह के प्रमाण लोथल में प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी उसके अंदर जो खनन या खादान से जो निकले हैं, उसमें हमें ये मिला है कि वहाँ अन्नागार हुए थे। अन्नागार का मतलब होता था अन्न भंडार, जहाँ अन्न रखने की मतलब एक व्यवस्था होती थी। कालीबंगा में नक्शीकार ईंट है, मतलब कालीबंगा की सभ्यता के अंदर जो जो भी घर बने थे वो ईंटों से बने हुए थे। और साथ में हमने प्राचीनतम बंदरगाह लोथल के अंदर प्राप्त होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सभ्यताओं के निर्माण एवं विकास में प्रबंध का प्रयोग हुआ। प्रबंध विषय भी इतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का विकास है। देखिए, आपका मैनेजमेंट उतना ही पुराना है जितना एक मानव सभ्यता के संदर्भ में हम बात करते हैं कि एक मानव जितना पुराना है, मतलब जिस तरह से मानव का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से एक मैनेजमेंट का भी डेवलपमेंट हुआ है। पाषाण युग में वर्तमान प्रौद्योगिकी युग के विभिन्न कालखंडों में प्रयुक्त संसाधन, सामग्री, पूंजी, पद्धति, मानव, मशीन, बाजार लगभग समान ही रहे हैं। देखिए, भारत का इतिहास है, अपना जो इतिहास है वो अलग अलग भागों में विभाजित है, जिसमें से एक युग आता था पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब जो भी लोग उस समय थे वो पत्थरों का ज़्यादा उपयोग करते थे। जैसे पत्थर से आग नहीं बनवा ली थी उन्होंने, या पत्थर से कुछ सामान बनाना, उस तरह से थोड़ा सा उपयोग में ले रहे थे। उस टाइम भी आज की तरह सामग्रियां हुआ करती थी, पूंजी थी, पद्धतियां थी, मतलब उनके काम करने की विधियां थी।
मशीन थी, बाजार थे, वो सब आज की तरह ही थोड़ा सा नजर आ रहा है। केवल उनके प्रयोग के तरीके, विधियां, पद्धतियां तथा मात्र इस शोध, अनुभव एवं आवश्यकता के आधार पर बदल रहे हैं। बस उनको करने का तरीका थोड़ा सा बदला है, बाकी सेम वही पॉइंट था आपका। अनुभव आगे लिखा आपको, संगठन प्रयुक्त संसाधन में मानव एकमात्र सजीव संसाधन है। शेष समस्त संसाधन, पूंजी, मशीन, पद्धतियां, बाजार निर्जीव है जिनका प्रयोग मानव ही करता है। देखिए पॉइंट बहुत अच्छा है कि एक संगठन के अंदर जितने भी संसाधन लगते हैं उसमें से केवल एकमात्र ऐसा सजीव व्यक्ति है जो मानव है, बाकी सारे ही संसाधन निर्जीव होते हैं और वो अपने आप में काम नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तुओं से काम किया जाता है, उनसे करवाया जाता है और ये काम करवाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। आगे लिखा हमको, किसी संगठन में कार्यरत मानव संसाधन कर्मचारी एवं श्रमिक के से कार्य करवाना तथा पूर्ण मापदंड के अनुरूप करवाना बहुत कठिन है, वह चुनौतीपूर्ण है। इसलिए प्रबंध की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा या अर्थ इसी पर केंद्रित है, अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही प्रबंध है। देखिए, एक व्यक्ति द्वारा काम करना बड़ा आसान है, करवाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यदि आपको करना है, आप अपने स्तर पर उस काम को पूरा कर लोगे, जब चाहोगे उसको स्टार्ट करोगे, जब चाहोगे एंड कर लोगे। लेकिन यही काम यदि आपको किसी और व्यक्ति से कराना है, किसी सेकंड पर्सन से काम करवाना है, उस कंडीशन में आपको मेहनत खूब करनी पड़ती है। उसके दिमाग में उस काम के प्रति सारी बातों को धकेलना पड़ता है, डालना पड़ता है। उस व्यक्ति को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि वो व्यक्ति आपका काम करे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रबंध कार्य कराने की कला है। उत्पादन लागत में कमी या नियंत्रण करना कोई जादू नहीं है, इसके लिए संसाधनों का वैज्ञानिक विधियों से प्रयोग करना है। देखिए, आपने जो प्रोडक्शन तैयार किया है उस प्रोडक्शन की कॉस्ट में कम करना या कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये काम करने के लिए कोई जादू नहीं है कि आपके पास ऐसी कोई मैजिक है जिससे आपने कर लिया आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। उसके लिए आपके पास जितने भी सोर्सेज है, जितने भी वस्तुएं या जो जो भी संसाधन है, उनका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लेना, उन्हें सही ढंग से यूज करना, तब जाके आपकी कॉस्ट कंट्रोल होती है। तो ये था आपका प्रबंध का सामान्य परिचय। अब हम जानते हैं थोड़ा सा प्रबंध का अर्थ। सामान्य परिचय के बाद अब हम थोड़ा सा प्रबंध का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। प्रबंध क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका एक सामान्य मीनिंग जानेंगे। प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने के उद्देश्यों से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, आप इस परिभाषा या इस अर्थ का पहला जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिएगा कि प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने के उद्देश्यों से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है। देखो, समझने की कोशिश करना कि आपकी संस्था के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से, देखो काम सब करते हैं, हमने कल वाले वीडियो में या पिछली क्लास में भी ये समझाया था, काम सब करते हैं, डांस हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उस काम को करने में जो दक्ष होगा, जो बहुत अच्छे ढंग से उसको करता है, वो उसकी कला है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्रभावी ढंग से, मतलब इफेक्टली हर कोई उस व्यक्ति उसको देखना पसंद करे, उससे रिलेटेड काम करे। तो ये पूरा करने के लिए और इसी उद्देश्य से काम करने की एक प्रक्रिया है। कल हमने ये भी बात समझी थी कि ये क्रिया नहीं है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंदर आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होता है, जहां आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, इन सारी चीजों को आपको सम्मिलित करना होता है। प्रबंध के अर्थ को हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रबंध की परिभाषा को थोड़ा सा दिया है। मैंने आपके सामने इतनी सारी डेफिनेशंस रखी है, ये जरूरी नहीं कि आपको सारी याद होनी चाहिए। देखिए, इसमें से कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं, और यदि आपको एग्जाम में किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन पूछी है, उस कंडीशन में आपको वही डेफिनेशन लिखनी होगी जिसका नाम से आपको पूछा है। बिल्कुल ही आपको कोई वर्ड भी चेंज नहीं करना है, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही लिखना होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है लॉरेंस ए एप्ले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके पास में एक डेफिनेशन आती है लुइस एलन विरिज कुंटज, ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली इनको पूछते हैं। हम एक बार इसकी रीडिंग लगा के इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले कहा मेरी पार्कर पॉलेट ने, आपने कहा प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है। पॉलेट कहते हैं
कि प्रबंध दूसरों से काम कराने की कला है। इसके अलावा इन्होंने इस प्रबंध की परिभाषा के तौर पे कुछ भी नहीं कहा है। सेकंड आता है लॉरेंस एप्ले, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। देखिए यदि प्रश्न में आपको पूछा है कि लॉरेंस एप्ले की प्रबंध की परिभाषा लिखिए, तो आपको इनके ही वर्ड लिखना है, यही लिखना होगा, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। नेक्स्ट आता है अपना हेराल्ड कुंटज। देखिए हेराल्ड कुंटज ने इस परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन किया और आपने लिखा प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूह में कार्य कराने की कला है। देखिए हम लॉरेंस एप्ले की बात करते हैं तब उन्होंने लिखा कि अन्य व्यक्तियों से के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना है। मीन्स काम दूसरा करेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। आप भी ये देखते हो बिजनेस में क्या होता है, एक वर्कर काम करता है, एक एम्प्लॉय काम करता है और रिजल्ट एक मीन्स उस ओनर को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हेराल्ड कुंटज ने कहा कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा हम समूह में कार्य कराने की कला है। फिर आता है क्रिंटनर के शब्द में, आप लिखते हैं प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य कराने की प्रक्रिया है। सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग करना एक प्रक्रिया का आधार मानते हैं। फिर आता है ग्लोइक के शब्दों में, ग्लोइक कहते हैं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। फिर अपने वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर। देखिए आपको वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता क्यों कहते हैं, तो इसके रिलेटेड आपके आगे एक चैप्टर है जिसके अंदर पूरा एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम है हमारे पास फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत भी दिए थे, इन सबको हम अगले वाले टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि आपने इस प्रबंध के संदर्भ में क्या डेफिनेशन दी है, तो आप लिखते हैं प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वह कार्य सर्वोत्तम मिथ्यापूर्ण विधि से किया जाए। देखिए टेलर ये कहते हैं कि आपको क्या करना है और क्या करना है, उसके बाद आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, उसको सबसे अच्छे ढंग से करना होगा, सबसे अच्छे ढंग से और मितव्ययितापूर्ण मतलब कम से कम खर्च में उसको पूरा करना, यही आपका प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्टैनले वेंस। आप लिखते हैं प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर क्लग लिखते हैं प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। मैकफारलैंड प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंध समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन, निर्देशन, संरक्षण तथा संचालन करते हैं। पीटरसन एंड प्लाउमैन के अनुसार प्रबंध का अर्थ उस तकनीक से है जिसके द्वारा एक विशिष्ट ज्ञान एवं मानव समुदाय के उद्देश्य का निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। थिरोफ, क्लेप एवं ग्रीडिंग के शब्दों में आपने लिखा प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा संस्था के संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया है ताकि ग्राहकों की इच्छित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया में कार्य का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में संगठन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो ये अलग अलग आपके प्रबंध की परिभाषाएं थी, अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। आपसे यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें से लॉरेंस एप्ले, इसके अलावा आपके जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उसके अलावा आप चाहो तो लुईस एलन का भी देख सकते हो, मतलब जनरली हेराल्ड कुंटज का भी आता है। यदि आपको पर्टिकुलर नाम से पूछिए तब तो उसकी लिखनी है, अदरवाइज यदि आपको कहा है कि किसी भी एक विद्वान की परिभाषा लिखिए तो आप कोई भी इसमें से लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको इसको समझना है। लेकिन बात यही आती है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम से लिख रहे हो तो उन्होंने जैसा बोला वैसा ही लिखना होगा आपको। परिभाषा के बाद आपका पॉइंट आता है विशेषता है। देखिए प्रबंध की क्या विशेषता रहती है, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रबंध सार्वभौमिक है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह। प्रबंध चाहे आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, कोई भी संगठन क्यों नहीं हो, उसमें समान रूप से लागू होता है। आप किसी भी जगह देखो, एक छोटा सा एग्जांपल आप अपने घर की बात कर लो ना, आपका घर तो कोई एक संस्था है भी नहीं, फिर भी वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट लगता है, वहाँ पे भी आपको प्लान होता है, वहाँ आपको अपना काम सही ढंग से करना है, काम करने के लिए उचित व्यक्ति को बुलाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं
कि प्रबंध कोई ऐसी स्थान नहीं है जहां आपका नहीं होता है, हर जगह होता है और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार होता है, जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता उसके अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब देखिए, प्रबंध एक जटिल क्रिया है, एक ही समय में उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसलिए इसको बहुआयामी मानते हुए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन प्रबंध। देखिए, एक स्थान पर जब आप प्रबंध करते हो तो आपको एक ही समय में 3 स्थानों का प्रबंध करना होता है। जैसे पहला तो कार्य का प्रबंध, कार्य मीन्स आपने क्या काम दिया है, उस काम को करने वाले लोग या उस काम में वो काम कितना सही ढंग से हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने आपके घर के बाहर एक खड्डा खोदने के लिए कह दिया, मीन्स आपको कोई ऐसे एक्स्ट्रा आपको मान लो एक बाउंड्री वॉल बनवानी है तो उसकी नींव खोदने के लिए आपने दे दी। तो पहला प्रबंध तो आपको कार्य का प्रबंध करना होगा कि वो नींव कितनी खुदी है, पूरा दिन हो गया, आपको देखना होगा कितना काम हुआ है। उसके लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग कितना हुआ है, मतलब जितनी लेबर लगनी चाहिए थी क्या वास्तव में उतनी लगी है, ज़्यादा तो नहीं लगी है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर आता है लोगों का प्रबंध। प्रबंध सभी प्रकार के कार्यों के लिए व्यक्ति नियुक्त करता है जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। देखिए, मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार का काम क्यों नहीं हो, चाहे वो कैसा भी काम हो, सबके लिए व्यक्तियों का को नियुक्त किया जाता है और उन व्यक्तियों का मैनेजमेंट करना होता है। व्यक्ति सही समय पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट आता है परिचालन का प्रबंध। परिचालन किसी भी संस्था का परिचालन वस्तु या सेवा के उत्पादन करने से किया जाता है। मतलब जो व्यवसाय आप चला रहे हो उस व्यवसाय में जो वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित की जा रही है वही आपका परिचालन है। उसके अलावा संस्था या परिचालन व्यक्तियों के प्रबंध का कार्य के प्रबंध से जुड़ा होता है। व्यक्तियों द्वारा ही कच्चे माल का विक्रय योग्य माल को परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति आपके पास में काम कर रहे हैं वही आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। हमने पहले भी समझा था कि मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है, अनवरत रूप से चलने वाली क्रिया है। आपने आज स्टार्ट कर दिया तो हमेशा रहता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट करना का काम है। आपको हर रोज आके अपने कर्मचारियों को जाके पॉइंट बताने पड़ते हैं, आपके हर रोज आपको उन्हें एक टास्क देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। देखिए, उद्देश्यपूर्ण का मतलब होता है कि आपकी संस्था एक उद्देश्य निर्धारित करके कार्य करती है। आपकी संस्था का अस्तित्व एक उद्देश्य पर निर्भर करता है और वो उद्देश्य पूरा करना ही आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। देखिए, मैनेजमेंट एक ग्रुप प्रोसेस, कहने का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक से अधिक लोगों का किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति क्या मैनेजमेंट करेगा, खुद का तो मैनेजमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है कि खुद अपने आप का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग लोगों को साथ में लेकर काम करता है। प्रबंध एक गतिशील क्रिया है। मैनेजमेंट एक डायनामिक जॉब है। गतिशील का मतलब होता है कि ये बदलते पर्यावरण के अनुरूप ढलता रहता है। मतलब जैसा सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बदल जाएगा। आप किसी एक्सटर्नल पर्सन से मिल रहे हो तो आपका जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, इंटरनल पर्सन से मिलने का जो सिस्टम है वो अलग होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड जितना भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या फिर आपका इंटरनल हो, उन सब में मैनेजमेंट अलग अलग ढंग से किया जाता है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। कहने का मतलब, इंटेंजिबल का मतलब हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। देखिए, मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है। आज हम सिर्फ उसको अपने आप को आभास कर सकते हैं कि हमारे साथ मैनेजमेंट प्रबंध हो रहा है। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपकी, प्रबंध की कुछ विशेषताएं हमने समझी है, प्रबंध का अर्थ परिभाषा कुछ हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप एक बार इसका रीडिंग जरूर लगाइएगा और यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। धन्यवाद।